हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2023 यानी कि आज के यूजीसी नेट का जो पेपर संपन्न हुआ, उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, पेपर का स्तर क्या था और क्या बदलाव हुए इस पेपर में, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ गड़बड़ी हुई, आदि विषयों पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन जितने भी इसमें शामिल किए गए हैं पेपर में आए हुए हैं, साथियों के द्वारा जो भेजा गया है उन्हीं को लगभग प्रश्नों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, और जो परीक्षाओं में जो इस पीडीएफ में जो शामिल नहीं किए गए हैं प्रश्न, वह मैं अलग से भी बता दूंगा जो आए हुए थे। कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे, तो चलिए पहले प्रश्नों की ओर चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। इस बार जैसे पिछली बार हुआ करता था 2 शिफ्ट में, तो इस बार एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है। उसमें नॉर्मलाइजेशन वाली जो सिस्टम था, प्रक्रिया थी, वह इसमें सॉल्व हो गई कि इसमें एक ही पेपर हुआ है, तो ये सब चीज़ों से नहीं गुजरना होगा। कुछ लोगों के साथ अन्याय भी हो जाता था, बहरहाल कुछ लोगों का अगर पेपर इजी आ जाता तो 1-2 क्वेश्चन का नुकसान हो जाता था। तो चलिए बात करते हैं हम प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की का स्तर देखते हैं कैसे था। देखिए, एक प्रश्न आया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किसने की थी, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जब स्थापना हुई तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। हूबहू प्रश्न तो बहरहाल नहीं बताए जा सकते, जो बड़े बड़े थे ना उनके विकल्प ही बताए जा सकते हैं, क्योंकि आप पेपर देखते हैं होंगे 4-5 विकल्प आते हैं और उसमें से पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब चीज़ करके, तो हूबहू प्रश्न तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ उनके विकल्पों को लेकर के और प्रश्नों के तरीके को लेकर के बात होगी। तो इसमें जो आपका आंसर था और जो विकल्प थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शायद शामिल थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष के रूप में 4 नवंबर 1948 को जब स्थापना हुई तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही शामिल थे और यही अध्यक्ष थे। तो आपका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। बच्चन सिंह की जो आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, खंडों के मिलान से संबंधित एक प्रश्न आया था। आप जानते होंगे, मैं हर एक पेपर में, हर एक वीडियो में जब भी इनसे संबंधित क्वेश्चन आता था तो मैं हर बार मतलब बताता था कि इनके खंडों को ध्यान रखिएगा, प्रकाशन वर्ष से संबंधित ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या भूलूं क्या याद करूं, खंड 1 नीड का निर्माण, फिर खंड 2 बसेरे से दूर, खंड 3 10 द्वार से सोपान तक, खंड 4 1985 में, बसेरे से दूर 1977 में, और नीड का निर्माण फिर 1970 में, और क्या भूलूं क्या याद करूं खंड 1 1969 में प्रकाशित होती। सिलेबस में क्या भूलूं क्या याद करूं शामिल किया गया है और तीनों को छोड़ दिया गया है। इससे संबंधित एक प्रश्न और था, 4 खंडों में जो विभाजित है, तो पहले ही पाठ्यक्रम में शामिल है, तो इससे रिलेटिव 4 विकल्पों का एक प्रश्न और बनाया गया था कि राजेंद्र प्रसाद बलिया जिले से संबंधित हैं, इसका तथ्य था। और आत्मकथा के रूप में जो क्या भूलूं क्या याद करूं है, इसमें बच्चन सिंह ने राजेंद्र प्रसाद के विषय में चर्चा की है या नहीं, ये सब चीज़ों को शामिल किया गया था। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अमृतसर आ गया कहानी संबंधित था, तो स्टेशन कौन सा था उसकी चर्चा किए हैं कि अमृतसर आ गया, अमृतसर के पहले कौन सा स्टेशन आया था, तो उसमें हबीबगंज ऐसे कुछ स्टेशन का नाम था, फारबिसगंज, तो उसको भी आप कहानी जब पढ़ेंगे तो वह समझ में आ जाएगा। हम ये देखेंगे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। इतने बड़े सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, और उनमें से जो प्रमुख 100 क्वेश्चन निकालता है यूजीसी एनटीए, तो उन्हीं प्रश्नों को हम बात करेंगे और देखेंगे। अमृतसर आ गया कहानी की घटना को क्रम से लगाना था कि पहले कौन सी घटना हुई, जो स्टेशन गाड़ी में चढ़ते हैं तो उनसे ट्रेन में चढ़ने नहीं देते हैं, तो फिर ट्रेन के अंदर कौन सी घटनाएं होती हैं, उन पूरी पंक्ति को क्रम से सेट करना था। तो अगर आप पूरी कहानी पढ़े रहे होंगे तो इस प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। बगैर पढ़े कहानी को ये प्रैक्टिस सेट से या तो कहीं पीडीएफ के हल करने से बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप कहानी को टेक्स्ट नहीं पढ़े होंगे तो ये इस तरह के प्रश्न आप छोड़ दीजिए कि आप ऑनलाइनर पढ़ करके यूजीसी नेट या जेआरएफ निकाल सकते हैं, ये संभावना बिल्कुल खत्म है। कहानी के प्रमुख कथन दिया था 4, और इसमें से मिलान करने के लिए परिंदे, कानों में कंगना, कोसी का घटवार, और एक कहानी का कोई जिक्र किया था उसमें, तो 4 विकल्प इसमें से दिए थे। इन कहानियों को मतलब पूरी तरह से पढ़ना है। जो जून में मित्र एग्ज़ाम देंगे तो उन लोगों के लिए एक विशेष सीख है, क्योंकि कुछ सिलेबस भी बदल जाएगा और उनको तरीके के विषय में भी मालूम हो जाएगा, तो वो तैयार रहेंगे और इस तरह के प्रश्नों को आप ज़रूर प्रैक्टिस में शामिल करेंगे ज़रूर।
विवेकी राय के निबंध से संबंधित था, किस प्रकार के निबंध लिखे हैं, और उठ जाग मुसाफिर के विषय में भी उनके चर्चा की गई थी। निबंधकारों को क्रम से लगाना था, शुक्ल जी थे, सरदार पूर्ण सिंह थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उसमें शामिल थे, और एक कोई निबंधकार उसमें शामिल थे जिनके जीवन काल के क्रम से लगाना था। तो इनका सबका आप तो जानते हैं, शुक्ल जी का जीवन काल 1886 और सरदार पूर्ण सिंह इसी के आसपास हैं, 1882 के आसपास, 80 के आसपास, तो उसी का क्रम हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका भी क्रम से लगाने के लिए दिया था, ध्यान रखेंगे। 1885-86 इसी तरह शुक्ल जी का हो जाता है। दिनकर की कविताओं का प्रकाशन वर्ष पूछा था, जिसमें हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और दिल्ली, और एक रचना थी इनकी शायद अंजलि, वह भी शामिल की गई थी। कुरुक्षेत्र 46 में, रश्मिरथी 52 में, हुंकार 39 में और दिल्ली 1954 में शायद प्रकाशित होती। इसका मैं क्रम भी बताया था। संस्कृत के 4 अध्याय से एक कथन पूछा गया था। असाध्य वीणा कविता अज्ञेय की है और एक लंबी कविता है। इसको पूछा गया था कैसे पंक्तियों को सेट करने के लिए। 4-6 पंक्तियाँ दिया था और उन पंक्तियों को क्रम से लगाना था कि कविता में किस प्रकार ये पंक्तियाँ रखी गई हैं। ठीक है। राम की शक्ति पूजा जो निराला जी की है, उसकी भी पंक्तियाँ दिया था जो क्रम से लगाना था। अब पूरी कविता पढ़े हुए तो उस तरह से हल नहीं किया जा सकता ना, जब तक कविताएं नहीं आएंगी आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक थे भारत दुर्दशा में अंक और पात्रों का प्रवेश, किस अंक में कौन से पात्र का प्रवेश होता है, तो उसके और प्रकाशन वर्ष से संबंधित पूछा गया था। आधे अधूरे नाटक की वर्तमान प्रासंगिकता और पात्रों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इससे 2-3 प्रश्न थे। मोहन राकेश जी का वर्तमान में प्रासंगिकता है कि नहीं है, आदि सब विकल्प उसमें मौजूद थे। राजभाषा, जैसे संविधान से एक प्रश्न पूछा जाता है हरदम, राजभाषा आयोग से खंड भाग 17 से 343 से 51 तक, तो जो भाषा का प्रारूप है, भाषा के संबंधित उल्लेख है, तो उसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। और इस बार भी 2 शायद प्रश्न रखे गए थे, जिसमें राजभाषा आयोग के गठन संबंधित था और 351 से संबंधित आर्टिकल था। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री किस विश्वविद्यालय से ली थी, तो ये भी मतलब शामिल था, तो आप इसका आंसर जानते होंगे, कोलंबिया से। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था, टेम्परेचर किस प्रकार बढ़ रहा है और उसमें कौन सी गैसें सहयोगी हैं, किस गैस का ज़्यादातर टेम्परेचर होता है और कौन सी गैस अधिक वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है, आदि प्रश्न उसमें शामिल किया गया था। इसमें विकल्प थे CFC और CO2 और CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, यही सब विकल्प उसमें मौजूद थे। जीमेल से संबंधित क्वेश्चन आया था, जिसको मिलान करने के लिए था कि उसमें क्या किया जाता है, फिक्सिंग में क्या होता है, फार्मिंग में क्या होता है, रैमसवेयर में क्या होता है, आदि आदि। ठीक है, यही सब पूछा था। जैसे कोई जीमेल अनैच्छिक जीमेल कोई भेजता है दूसरे में, तो एक प्रकार का ट्रैप होता है। फिक्सिंग जैसे मछली पकड़ने के लिए कोई चारा डालता है, तो फिर जैसे ही मछली को, उस चारे को मछली पकड़ती है तो खींच लेता है मछुआरा, तो उसी प्रकार से फिक्सिंग भी उसी तरह का एक तरीका है जीमेल में। और कंप्यूटर संबंधित पूछा गया था कि लैन, वैन और VPN आदि इसके सबका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो लोकल एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड, सर WW भी उसमें शामिल था या नहीं, और VPN आदि का फुल फॉर्म भी उसमें पूछा गया था। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा शोभती का है और इसमें बीच बीच में जो कबीर आदि के जो दोहे और पद दिए गए हैं उनको क्रम से लगाना था कि किस प्रकार से ये उपन्यास में वर्णित हैं। महिलांचल उपन्यास की बात करें तो इसमें कुछ घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। गोदान में तो हर बार पात्रों के कथन से ही संबंधित प्रश्न पूछता है, तो गोदान तो विस्तार से पढ़ने लायक है, हर एक परीक्षा में बहरहाल लगा हुआ है, तो इसको आप 1-2 बार 3 बार पढ़िएगा जरूर, तो इसमें से भी प्रश्न हर एक परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। गद्यांश की बात करें, सबसे जो 15 क्वेश्चन होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि उसी में आंसर मौजूद होता है और आप आसानी से उसको हल भी कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं पूछा गया था। पहले वाले जो फर्स्ट पेपर में 5 प्रश्न थे और दूसरे में 10 प्रश्न जो गद्यांश से पूछे जाते हैं, तो पहले और दूसरा एकदम आसान था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। पहले वाला स्त्रियों से संबंधित कुछ गद्यांश दिया था और दूसरा जो था भक्तिकालीन परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था, तो बहुत बड़ा नहीं था और बहुत कठिन भी नहीं था कि आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत हो, आसानी से आप इसको भी हल कर लिए होंगे। रीतिबद्ध कवियों की पंक्तियाँ भी दिया था, जिन्हें मिलान करने के लिए शेखर एक जीव ने किन विदेशी विचारकों की चर्चा की है, अज्ञेय जी ने इसकी बात की थी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा में एक कथन दिया था सुचरिता से संबंधित, कि यह कथन राजा संबंधित है, राजा को कहा है, सुचरिता का है या तो निमुनिया का ही है। ठीक है, तो उसको भी आप जब पूरा पेपर आएगा तो उसको भी देखेंगे, तो वहाँ से मतलब प्रश्न पूछा गया था। धरती धन्ना अपना जो उपन्यास है, इसमें भी पात्र और उनकी माता का नाम मिलान करने के लिए आया था, तो यह भी थोड़ा प्रश्न कठिन था, बहरहाल इतना आसान नहीं कह सकते। पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए, सदादर्श समाचार दर्पण हिंदी प्रदीप पत्रिका, इससे संबंधित भी पूछा गया था। प्रताप नारायण से संबंधित पूछा गया था कि इनका जीवन परिचय संबंधित, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी रचनाएं कौन सी हैं, किस प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखा है, और शायद ये पत्रिका जो बद्रीनाथ बालकृष्ण भट्ट की है हिंदी प्रदीप, यह प्रकाशित प्रताप नारायण मिश्र ही करते थे या कोई और, यह विकल्प भी उसमें शामिल किया गया था।
भावात्मक कहानियाँ कौन कौन सी हैं? यह शुक्ल जी से संबंधित प्रश्न था। तो 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली, और पंडित और पंडितानी, और एक टोकरी भर मिट्टी, ये 4-5 कहानी उसमें शामिल किया गया था। तो इसका आंसर 11 वर्ष का समय, इंदुमती और दुलाई वाली कहानियाँ हो जाएंगे। ठीक है। अंजो दीदी नाटक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि इसका डायरेक्शन किसने किया? तो मैं बता दूं, इसका डायरेक्शन 22 जनवरी 1956 को श्रीराज जोशी ने किया था। और लक्ष्मी टॉकीज जो प्रयागराज में स्थित है, अब बंद हो चुकी है बहरहाल, तो वहीं पर इसका मंचन का कार्य किया गया था और उसके डायरेक्टर थे श्रीराज जोशी। ऑप्शन में दिया था 4, तो उसमें श्रीराज जोशी इसके सही विकल्प, आंसर उत्तर हो जाएंगे मतलब। जीवन काल भी पूछा था, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित मैथ्यू अर्नाल्ड का, विलियम वर्ड्सवर्थ का और इलियट का, तो इनको क्रम से लगाना था। और कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा किसकी पंक्ति है पूछा था? तो रुद्रट, भट्टतौत और वामन आदि उसमें विकल्प शामिल किए गए थे। तो क्रोचे, इनकी रचनाएं जो पश्चात काव्यशास्त्री हैं, तो इनकी रचनाओं से संबंधित हर बार प्रश्न पूछा जाता है। बहरहाल इस बार भी पूछा गया है। क्रोचे की जो स्थैतिक रचना है, आई रिचर्ड्स की जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, और लोंजाइनस का जो दात सिद्धांत है, उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, महादेव वर्मा की जो कविता है, उसमें भी पंक्तियों को सेट करना था, क्रम से सजाना था और उस कविता की लय बनाना था। तो मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न भी अगर आपने कविता याद किए रहे होंगे तो यह भी आसानी से हल हो गया होगा। संसद से सड़क तक में जो कविता है धूमिल की, सुदामा पांडे धूमिल की, उसमें नक्सलवाड़ी, अकाल का दर्शन आदि कविताएं जो थी किस संग्रह में संकलित की गई हैं? तो ये इसका सही विकल्प हो जाता है संसद से सड़क तक, जो विकल्प में मौजूद था। कुबेर नाथ राय के ललित निबंधों के विषय में भी प्रश्न पूछा गया था। झूठा सच, वतन और देश में कमेटी का गठन जो एक करते हैं, वह उस कमेटी का नाम बताना था। सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति की चर्चा की गई? तो वहाँ तीतर और बटेर जो इतना घने जंगल में होते हैं, गोंड जनजाति की बात होती है। तमस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और जो एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है, चंद्रगुप्त जो नाटक है उससे संबंधित स्कंदगुप्त से भी पूछा गया था। लेकिन चंद्रगुप्त नाटक में जो चतुर्थ अंक है उसमें कितने दृश्य दिए गए हैं? उसमें 14 दृश्य हैं, तो उसकी भी चर्चा उन्होंने किया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतने जितने प्रश्न मैं आपको बताया, आप जरूर देखेंगे इसको, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। और लेवल प्रश्न का बहुत आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं कह सकते। यही सब प्रश्न आए थे। और बदलाव की अगर बात करें तो एक ही शिफ्ट में पेपर हो गया था। एक परिवर्तन तो ये देखने को मिला, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था इस बार नहीं है। कई साथी इससे खुशी भी होंगे, और कुछ मतलब जो दूर दूर से आए थे, जैसे कुछ लोगों का बिहार में एग्ज़ाम था, वो लोग भी दूर भाग करके आए। कुछ जगहों पर अलग अलग सेंटर भी दे दिया गया था, सेंटर ढूंढने में भी कुछ परेशानी हुई लोगों को। कुछ मित्रों का जो सिस्टम चला रहे थे उसमें भी बदलाव और गड़बड़ी देखने को मिली, कुछ जगहों पर यह भी सूचना आई है। लेकिन वो सब दूसरे पेपर्स उनको मतलब दूसरे सिस्टम में चालू करके दे दिया गया था, तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है। पेपर बहुत कठिन नहीं था, आसान था, या मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत कठिन भी नहीं था। और अगली बार जो प्रश्न आएंगे तो उससे कुछ आपका बदला सा समझ में आएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू हुई, उससे भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और भी जिस तरह से जो प्रश्न याद आते जाएंगे तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने का प्रयास करूँगा। और जो शुक्ल जी की किताब आप लोगों को दी जा रही है पढ़ने के लिए, उसको ज़रूर पढ़िएगा। अब हम जो अगली वीडियो जो शुक्ल जी संबंधित होगी, वो आधुनिक काल से ही संबंधित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कोई अपडेट